So hi everyone, this is Abhishek once again. Welcome to Focal IAS and this video is of utmost important. अब तक जितनी भी हमने वीडियो की हैं लेबर लॉस पे, उसमें सबसे अहम होने वाली why this is because we are going to compare the older laws, जो ओल्ड आपके लेबर लॉज हैं with 4 new codes जो ये हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। और आप विश्वास करेंगे और आपको देखने को भी मिलेगा कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में यू कैन एक्सपेक्ट 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लेबर लॉ फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली। ठीक है, तो ये वीडियो उतनी अहम होने वाली है, ये डिस्कशन उतना अहम होने वाला है कि समझिए कि आपके लेबर लॉ के 50 to 60-70% क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आएंगे। तो इसका बार बार रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, कंप्लीट देखें शुरू से लास्ट तक और एक एक माइन्यूट डिटेल को हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं। सो लेट्स बिगन डिस्कशन विदाउट डिलेइंग अ मिनट। एंड जो हमारा प्रोग्राम है, मैंने बात किया कि उसमें पीडीएफ और जो है आपको क्विज डिस्कशंस जो है 2000 प्लस हम दे रहे हैं आपको 999 रुपीज में, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए प्लीज वॉच आप पीडीएफ प्रीवियस वीडियो और शॉर्ट्स देख लीजिए, उसमें इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट्स बिगन विद दिस कंपैरिजन वीडियो। सो हमको पता है कि दे आर टोटल कितने कोड्स हैं, तो 4 नए लेबर कोड्स लाए गए इन 2020। कोड ऑन वेजेस 2019 है, बाकी आए सब 2020 में है, अभी भी फुली एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी भी फुली एप्लीकेबल नहीं है। सो वी कैन दैट्स व्हाई दिस इज एक्सपेक्टेड कि हमको पुराने कोड से भी, पुराने एक्ट से भी क्वेश्चन मिलेंगे और इन नए लेबर लॉ जो कोड्स हैं इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जैसे हमारे पास ये 4 कोड हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कोड, सॉरी इंटरनेशनल कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें हमारा पुराना ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1948, इन तीनों को मर्ज किया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1948। अब ये बेसिकली आपको ना कई क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, जैसे ये इनका नाम आपको पता हो कि स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है, ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 है, इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है, माइन एक्ट है, डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट है, 3 एक्ट इसमें भी डाले गए हैं। तो ऊपर के आप देखो कि जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है और ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसमें कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो ये जो है 3 है। अब कोड ऑन वेजेस पे देखिए, तो मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है और बोनस एक्ट है और इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट है। तो 4 पुराने एक्ट को मिला के एक नया कोड ऑन वेज बनाया गया। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी में 9 पुराने एक्ट्स को मर्ज किया गया है। कौन कौन से हैं, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1926 हमने देख लिया है, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्टेट एक्ट जो है हमने अपने पेड ग्रुप में, अभी तो हमने इसको टेलीग्राम पे भी दे दिया, तो वहां से देख सकते हो आप जाके, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है, इसका डिस्कशन बाकी है। नाउ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1940, बताइए 52। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमने कर लिया है ना, मैटर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कर लिया है, साइन वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट है और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। तो दीज आर द 9 प्रीवियस एक्ट जिनको मर्ज किया गया है इनटू द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में इसको मर्ज किया गया। तो 4 कोड के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन सा एक्ट कब आया ये बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। तो इतना तो जो है ये क्या है, एक्सपेक्टेड है आपसे। ठीक है, आप ईपीएफओ का एग्जाम देने जा रहे हो, तो दीज आर द बेसिक एक्सपेक्टेशन की इतनी चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की, हमने पढ़ लिया है, इसको देखा भी है। तो क्या क्या पुराने और नए लॉज में चेंजेस हैं। अब इसमें आप देखो कि पुराने लॉज हम पढ़ रहे हैं, नए लॉज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपको ये सारे चेंजेस याद हैं। ठीक है, 5 6 चेंजेस है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। तो क्या नए कोड्स को आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर इज नो। ठीक है, अगर आप पुराने कोड्स को पढ़ रहे हो और ये चेंजेस पढ़ लो तो सफिशिएंट हो गया, कंप्लीट पैकअप हो गया। तो हम जो है इसमें आपके जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में नए में और पुराने में क्या बदलाव हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कवरेज की बात करें, तो ये क्या सभी इंडस्ट्रीज को कवर करता है था पुराना लॉ, तो आंसर इज यस। अभी यहाँ पे भी वही है, एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, इसमें कोई बेसिक चेंज नहीं हुआ।
अब इसमें नॉन एम्प्लॉयज कौन है, ठीक है, तो नॉन एम्प्लॉयज ऐसे होंगे, तो नॉन एम्प्लॉयज कौन है, तो नॉन एम्प्लॉयज ऐसे लोग हैं जिनकी पुराने एक्ट में 10,000 से जो है ज्यादा वेज थी। जो वेज है, वेज की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो कितनी, तो दोज पर्सन हु आर अर्निंग 10,000 प्लस अ मंथ, लाइक मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ अ कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट, इनको नॉन एम्प्लॉयज की तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन में काम है। अब इसी 10,000 की लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया है, 18,000। अब ये नॉन एम्प्लॉयज का नया कॉन्सेप्ट जो लगेगा नए कोड में, जो आपका ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 था, इसमें ये डेफिनेशन थी। अब ये कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के हिसाब से इसको 18,000 कर दिया, ठीक है, पहली चीज। अब स्ट्राइक्स और लॉकआउट की बात करते हैं कि क्या होता है स्ट्राइक और क्या होता है लॉकआउट। तो ये बहुत बेसिक सा है। स्ट्राइक कब करेगा, कि जब कोई वर्कर, उसका कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ठीक है, कोई वर्कर है इन एन एस्टेब्लिशमेंट, इसका कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो लीगल नोटिस देके या बिना लीगल नोटिस दिए स्ट्राइक पे जा सकता है। अभी वो कंडीशन भी देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। तो वो स्ट्राइक कर सकता है, यानी अपने वर्क को पॉज पे डाल सकता है कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारी जब तक ये डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो तक हम स्ट्राइक पे हैं। सो इज दिस क्लोजर, तो आंसर इज नो। क्लोजर इज अ परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ वर्क प्लेस, है ना। तो क्लोजर की डेफिनेशन पूछा था, स्ट्राइक की डेफिनेशन पूछा है, लॉकआउट की डेफिनेशन पूछा है पिछले एपीएफसी के एग्जाम में। वहीं लॉकआउट क्या है, तो लॉकआउट इज अ थिंग, जैसे वर्कर्स के पास स्ट्राइक का पावर है, वैसे ही एम्प्लॉयर के पास ये लॉकआउट का पावर है कि स्ट्राइक के अगेंस्ट लॉकआउट एम्प्लॉयर्स करेंगे, ठीक है, कंपनी का मालिक कर सकता है। तो स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, ये वर्कर्स के पास पावर है या ट्रेड यूनियन कह लो, स्ट्राइक है, और ये लॉकआउट जो है ये एम्प्लॉयर के पास ये पावर है कि वो लॉकआउट कर सकता है। अच्छा, ये लीगल एक केस में नहीं होती है, बहुत अच्छी सी बात है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आप देखोगे उसमें, तो स्ट्राइक जो है और ये लॉकआउट कब इलीगल नहीं मानी जाएगी। तो कोई, अच्छा लॉकआउट कब इलीगल नहीं होगा, तो कोई इलीगल स्ट्राइक चल रही है, इलीगल स्ट्राइक चल रही है और उसके जो प्रोटेस्ट में लॉकआउट लगा दिया एम्प्लॉयर ने, तो ये लॉकआउट इलीगल नहीं माने जाएगा। इसी तरह से कोई इलीगल लॉकआउट है और उसके प्रोटेस्ट में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो ये इलीगल स्ट्राइक नहीं मानी जाएगी। ये बेसिक चीज याद रखना अभी के लिए। अब रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन क्या क्या हैं स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स पे, तो कहा जा रहा है कि जो है अब ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी जो है सर्विसेज के लिए है। ये याद रखना कि 14 दिन का नोटिस स्ट्राइक शुरू करने से पहले, चाहे वो ट्रेड यूनियन का कोई ग्रुप हो, चाहे एम्प्लॉयर्स का ग्रुप हो विदाउट ट्रेड यूनियन, उनको 14 डेज का प्रायर नोटिस देना होगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अ स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक। अब ये 6 डेज नहीं है, इसको 6 वीक कर लेना, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गलत हो सकता है ना। 6 डेज की तरह पीडीएफ में मैंने 6 जो है डेज ही भेज दिया है, तो आई विल करेक्ट दैट थिंग। तो ये इसको 6 वीक के अंदर खत्म करना है, यानी स्ट्राइक चालू करने से पहले कितने 14 डेज का नोटिस देना है, 14 डेज का नोटिस देना है, और ये स्ट्राइक 6 वीक से 6 वीक से ज्यादा नहीं चल सकती, है ना। ये प्रोविजन था। और ये कहां पे, सिर्फ ये जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो यहां पे मान्य होगा। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या हो गई, जैसे पेपर हो गया, जैसे गवर्नमेंट का कोई एस्टेब्लिशमेंट है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे मीडिया हो गया, ठीक है, इस तरह का, और मतलब जो पब्लिक यूटिलिटी में जो चीजें सर्विसेज काम आती हैं, बाकी सारे इंडस्ट्रीज में बिना नोटिस किए स्ट्राइक पे जा सकते हैं, ठीक है। और ये डेज वगैरह का कोई लिमिट नहीं दिया था, कब, इसमें आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। अभी इतना हमने देखा, ठीक है। अब ये क्या किया गया है, जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, इसमें कहा कि भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है, सारे एस्टेब्लिशमेंट में स्ट्राइक स्टार्ट करने से पहले ग्रुप विच इज अबाउट टू स्टार्ट द स्ट्राइक, जो स्ट्राइक चालू करने जा रहा है, स्टार्ट करने जा रहा है, उसको 14 दिन का प्रायर नोटिस देना ही पड़ेगा। तो ये सारे इंडस्ट्रीज को जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया, सारे इंडस्ट्रीज पे लागू हो गया। दूसरी बात कही गई कि जो वो 6 वीक तक स्ट्राइक चलेगी, 6 वीक का प्रोविजन है कि भैया 2 महीने से ज्यादा यानी 60 डेज से ज्यादा ये स्ट्राइक नहीं चलाई जा सकती।
यानी 14 दिन का नोटिस दो और 60 दिन से ज्यादा यानी 2 महीने से ज्यादा स्ट्राइक नहीं लगातार चलाया जा सकता है। तो ये सारी नई चेंजेस हैं, समझ में आ गया। 14 डेज का नोटिस सबके लिए अब हो गया, पहले सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में थी, पहले 6 वीक तक ही स्ट्राइक जारी रखा जा सकता था इनटू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। अब ये सारे इंडस्ट्रीज में 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है और 60 दिन तक मैक्सिमम स्ट्राइक रखी जा सकती है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर से बता रहा हूं कि ये जो डेज है 6 डेज है, इसको वीक कर लेना, मैं फिर से इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो है इसको अपडेट करके वो पेड ग्रुप में, राइट। पेड अभी इतना बड़ा वो लोग नहीं हुए हैं, 8-10 लोग हैं, तो पेड वाले उसमें मैं इंडिविजुअली लोगों को शेयर कर दूंगा। जब वो 20 से 25 से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आई विल क्रिएट अ ग्रुप, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है विदाउट डिलेइंग अ मिनट, वो बहुत जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है। चलिए, अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो स्टैंडिंग ऑर्डर ये एक्ट है 1948 का था, ठीक है। 1948 का हमने बात की थी यहाँ पे ना, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1948। अब स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है ये भी समझ में तो होना चाहिए ना, कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्टैंडिंग ऑर्डर इज। तो स्टैंडिंग ऑर्डर इज नथिंग बट अ रूल बुक, है ना, कि रूल बुक क्या है ये? दिस इज अ रूल बुक, एक इंडस्ट्री को लगा के रखना पड़ेगा अपने फ्लोर पे इन द सेंस कि कुछ चीज होती है, क्या क्या सर्विसेज इंडस्ट्री प्रोवाइड करवा रही है, कितने देर का रेसेस होगा, है ना, कुछ जो है आपके मेडिकल बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं इनका, ठीक है। ये सारी सर्विसेज जो एम्प्लॉयज को मिलेंगी जो उनके बेनिफिट्स के लिए हैं, ठीक है, या टर्म एंड कंडीशन क्या है सर्विस का, टर्म एंड कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये फ्लोर पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि इंप्लॉय जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, वो अवेयर हों अबाउट देयर राइट्स एंड द राइट ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल, ठीक है। तो ये है स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये पहले कब अप्लाई होता था कि अगर किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, 100+ वर्कमैन है, अब ये डेफिनेशन भी चेंज हो गई, आप देखोगे कि हम यहाँ वर्कमैन यूज कर रहे हैं और यहाँ वर्कर यूज कर रहे हैं, तो वर्कमैन और वर्कर का अब ये डेफिनेशन चेंज हो गया है नए वाले कोड में, ठीक है। तो 100+ वर्कमैन है तो वहां पे स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयर को लगाना जरूरी है उस इंडस्ट्री के फ्लोर पे, ठीक है। अब इसको कर दिया गया भाई 300 वर्कर हैं अगर, तब स्टैंडिंग ऑर्डर लगाना जरूरी है, अदरवाइज एक प्री स्टैंडिंग ऑर्डर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है ना, ये तरीका होता है। और वो गवर्नमेंट वाला ऑर्डर और एम्प्लॉयर का ऑर्डर सेम है स्टैंडिंग ऑर्डर, तो दोनों में से कोई भी चल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं जो है परमिशन की, किसके लिए? अब हमने क्या क्या देखा था, स्ट्राइक और ले ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट देखा था। अब 3 और टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे भी चेंजेस हुए होंगे ऑब्वियसली। क्लोजर क्या है, ले ऑफ क्या है और रिट्रेंचमेंट क्या है, ये सारे शब्द भली भांति आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, प्रश्न आए इस पे, यू कुड इजीली सॉल्व दोज क्वेश्चन। तो व्हाट इज क्लोजर? क्लोजर इज नथिंग बट अ परमानेंट क्लोजिंग डाउन द प्लेस ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये परमानेंट फैक्ट्री को किसी बंद अगर किया जा रहा है, ठीक है, परमानेंट बंद किया जा रहा है, क्लोजिंग डाउन प्लेस ऑफ वर्क प्लेस, तो ये परमानेंट शब्द याद रखना, हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है, तो इसको क्लोजर कहते हैं। अब ये ले ऑफ क्या है? ले ऑफ ये सिचुएशन होती है कि मान लो एम्प्लॉयर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जो है काम चल रहा है, उसके पास पैसा नहीं है अभी के लिए, ठीक है, तो कुछ दिन के लिए वो एम्प्लॉयज को टेम्परेरी क्लोजिंग दे देगा, टेम्परेरी लीव दे देगा, टेम्परेरी क्लोजर है ये, इस तरह से समझ लेना। तो कुछ दिन को के लिए बोलेगा भैया इतने दिन के लिए हमारे पास या तो रॉ मटेरियल नहीं है, या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या कोई और कंडीशन है, तो आपको 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ले ऑफ किया जा रहा है एम्प्लॉयज को, यानी ये 15 दिन के लिए ये आपको के पास काम नहीं रहेगा, तो ये ले ऑफ है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट क्या है? एम्प्लॉय को परमानेंटली निकालना, ठीक है, परमानेंटली निकालना। तो क्लोजर क्या है? परमानेंट क्लोजिंग डाउन। ले ऑफ क्या है? टेम्परेरी जो है, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट एक जैसे हैं, मतलब इनका जो है पूरक है, ये हायर डिग्री है, ये लोअर डिग्री है। तो ले ऑफ में टेम्परेरली निकाला जाता है या काम नहीं रहता है, और रिट्रेंचमेंट में परमानेंटली निकाला जाता है,
ठीक है, और दोनों में बोनस का प्रोविजन है, कुछ ना कुछ दिया जाएगा अगर निकाला जा रहा है तो ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें हैं, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या चेंजेस हुए। अब ये जो है आपका परमिशन, तो पहले ये जो है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विद 100+ वर्कमैन में ये लागू होता था कि आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब 100 से ज्यादा अगर है आपके पास वर्कमैन, देन परमिशन बिकम्स मैंडेटरी, है ना, मैंडेटरी। किसके लिए? क्लोजर, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट के लिए, अगर 100 से ज्यादा वर्कमैन है। किसमें? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। अब ये जो है इसको कर दिया कि भैया अगर, जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर में 100 से 300 कर दिया है, यहां से भी कह रहा है कि अगर किसी इंडस्ट्री में 300+ वर्कर से कम है तब तो परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है क्लोजर, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट के लिए। लेकिन अगर 300 वर्कमैन से या वर्कर से ज्यादा हैं तो परमिशन बिकम्स मैंडेटरी, जरूरी हो जाता है परमिशन लेना। किस चीज के लिए? क्लोजर, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट के लिए। क्लियर है? अब सोचिए, अब ये तो हो गया परमिशन की बात कि पहले जो है 100 से कम अगर वर्कर है तो परमिशन वाज नॉट रिक्वायर्ड, 100 से ज्यादा है तो क्लोजर, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट के लिए परमिशन बिकम्स मैंडेटरी। अभी वाला जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसमें उसी को 300 कर दिया है। अब नोटिस ऑफ रिट्रेंचमेंट, अगर किसी को रिट्रेंच किया जा रहा है यानी निकाला जा रहा है परमानेंटली, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, ऑब्वियसली देना पड़ेगा। किसी को निकाल रहे हो तो बिना नोटिस किए तो नहीं निकाल सकते ना। तो जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, आईडीए एक्ट 1947 में नोटिस का पीरियड कितने दिन का था? 1 महीने की प्रायर नोटिस दो निकालने से पहले। ठीक है, 1 महीने की प्रायर नोटिस दो। ठीक है, कितना? जहां पे 50 से कम वर्कमैन है जिस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जिस इंडस्ट्री में 50 से कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन 50% काम कर रहे हैं, वहां पे किसी को रिट्रेंच करना है यानी परमानेंटली निकालना है तो 1 महीने की नोटिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कितने की? 1 मंथ की। लेकिन यही अगर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर हैं तो ये 3 महीने की नोटिस जो है मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, और रीजन क्यों निकाला जा रहा है इसका भी राइटिंग में देना है। भैया क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, ये सब देंगे किसको? ये सब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देंगे या जो आपका वो काउंसिलर है उसको देंगे, है ना। तो ये समझना, ये हमने जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में बताया है। बाकी हम जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट करेंगे तब भी इन चीजों को देखेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में इसको भली बात बताया हुआ है। ठीक है, तो राइटिंग इन विद रीजन ये देना पड़ेगा। अब क्या किया है नया वाला जो है, ठीक है, अब ये जो 1 महीना 3 महीना अलग अलग जो है 50 और 100 वाला वर्कमैन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया। 1 महीने की नोटिस देना था 50 से कम वर्कर है और 100 से ज्यादा है तो 3 महीने की नोटिस, और रीजन क्यों निकाल रहे हो जिसका राइटिंग में देना था। ठीक है, अब क्या किया कि इन्होंने कहा कि भैया ये 1 महीने की नोटिस ना सबके लिए मैंडेटरी कर दो। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वर्कर, 10 वर्कर हैं तब भी आपको 1 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी किसी को निकालने से पहले। ठीक है, या तो नोटिस दे दो, नोटिस दोगे तो 1 महीना वो काम करेगा फिर उसको सैलरी मिलेगी, या तो 1 महीने की सैलरी दे दो, मत लो काम तो इसको तो वर्कर की ही फायदा हो गया, 1 महीना काम नहीं करना पड़ेगा, वेज मिल जाएगा। या तो 1 महीने की नोटिस दो या उसका वेज दो, प्लस जितने भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लेट से उसने 8 साल की सर्विस कंप्लीट की है, अब ये 8 साल में उसका जो भी पेमेंट बना हो, ठीक है, 8 साल में उसका जो भी पेमेंट बना हो, हर महीने का जो भी रहा हो, तो 8 साल के हिसाब से 15 दिन का 1 साल का, तो 8 इंटू 15 कितना हो गया? 30 माइनस कर दो, 120 है ना। हाँ, 120 डेज की एक्स्ट्रा सैलरी दोगे, यानी 1 साल का 15 दिन का, तो 8 साल का 120 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी, प्लस 1 महीने की वेज इसको देना जरूरी है, प्लस जो है 1 महीने की वेज, 1 मंथ वेज, प्लस जो है या तो 1 महीने की वेज अगर नहीं दे रहे हो तो 1 महीने का नोटिस दो, और 15 दिन की साल के हिसाब से जितने साल उसमें कंटिन्यूअस सर्विस की है, कंटिन्यूअस सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, ठीक है, उसको 15 दिन के हिसाब से उतने साल का वेज दे दो। अब ये 15 दिन के हिसाब से वाला हमको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुटी से मिलता हुआ लग रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ग्रेजुटी, हम ग्रेजुटी अलग से देखेंगे। यही कंडीशन वहां भी है, 5 साल का जो है कि कोई एम्प्लॉय काम करता है 5 साल तो वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है, और वो जब रिटायर होगा लेट से 10 साल का किया है तो जो है 15 दिन के हिसाब से 1 साल का, मतलब हर साल के हिसाब से 15-15 दिन की जितने साल वो काम किया ग्रेजुटी उसको मिलनी है, और 1 महीने के भीतर प्रोवाइड करना है, विद इन 30 डेज, है ना। तो ये सारी चीजें हमको पता है।
निगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल क्या होता है, ठीक है। अब ये निगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल किसके अंदर आता है, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पुराने में कवर होता था, है ना, किसमें, ट्रेड यूनियन एक्ट, अब क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में। अच्छा, तो किसी भी यूनियन को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, वो निगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल ना हो, नॉर्मल ट्रेड यूनियन भी हो, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 100, ठीक है, 100 वर्कर या 10%, है ना, वर्कर जो इसमें से कम है ना, 10%, ठीक, 10% वर्कर विच एवर इज लेसर, 100 या 10%, ठीक है। तो हमारे पास कहो किसी इंडस्ट्री में जो है 70 ही है, तो 70 का 10% लेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड लोग हैं वो 7 हैं किसी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए, 7 हैं, ठीक है। लेकिन जो है निगोशिएटिंग यूनियन के लिए जो रजिस्ट्रेशन या काउंसिल के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड है, 100 या 10%, इसमें से जो भी कम है, ठीक है, इतने लोग हैं। अब ये जो है ये पुराने में था, अब ये यहाँ पे जो है आपका सोल निगोशिएटिंग यूनियन का एक कॉन्सेप्ट आया है कि भैया ये सबसे प्रमुख निगोशिएटिंग यूनियन है ना। अभी निगोशिएटिंग यूनियन होते थे, अब सोल निगोशिएटिंग यूनियन। तो सोल निगोशिएटिंग यूनियन को जो है बनने के लिए कम से कम 51% वर्कर की मेंबरशिप होनी चाहिए, तो वही जो है यूनियन, ट्रेड यूनियन, सोल निगोशिएटिंग यूनियन बन सकता है। I'll explain with example. Let's say जो मारुति का मनेसर गुड़गांव वाला प्लांट है, 50,000 या 1 लाख लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कितने लोग, 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब 1 लाख में इसमें कम से कम 52% की मेंबरशिप जिस ट्रेड यूनियन के पास है, वो ट्रेड यूनियन जो है मारुति सुजुकी मनेसर जो प्लांट है उसका सोल निगोशिएटिंग यूनियन होगा। लेट से कि नंबर ऑफ यूनियन ज्यादा है, ट्रेड यूनियन ज्यादा है, और किसी के पास जो है 52% की मेजोरिटी नहीं है। अगर किसी के पास 52% की 51% की मेजोरिटी नहीं है ना, 51,000 की मेजोरिटी नहीं है किसी के पास, तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो एक निगोशिएटिंग काउंसिल फॉर्म की जाएगी, है ना, एक निगोशिएटिंग काउंसिल फॉर्म की जाएगी, ठीक है, विल बी फॉर्म्ड विद 20+% वर्कर्स। अब ये निगोशिएटिंग काउंसिल क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये मैं करेक्ट कर दूंगा। निगोशिएटिंग काउंसिल वो होगी जिसमें निगोशिएटिंग काउंसिल अब 51% आपको लेके आना है, तो ऐसे ट्रेड यूनियन को जिनके पास 20% की मेंबरशिप है ऑफ टोटल, ठीक है, ये जो है इनको बुलाया जाएगा कि भाई आप आके सारे लोग जुड़िए। अब जो ये जुड़ के 2-3 लोग अगर 51% की मेंबरशिप पे आ जाते हैं, तो ये सोल निगोशिएटिंग काउंसिल बन जाएगी, यानी ये 51% वाला थ्रेशोल्ड टच करना है, ठीक है, थ्रेशोल्ड टच करना है। अब ये सोल निगोशिएटिंग काउंसिल है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का पार्ट नहीं है ना, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट में आ गया, ठीक है। तो इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट अभी हमने किस में देखा था, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो कोड ऑन वेजेस का पार्ट आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अच्छा, ये दोनों में है बेसिकली, इसलिए यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो आईआर कोड में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कहा गया है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कुछ समय, नियत समय के लिए जो एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी ये परमानेंट एम्प्लॉइज जो नहीं होते हैं, इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर इनको बोल सकते हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इनको कहाँ पे इनके लिए प्रोविजन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 में ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है प्रोविजन किया गया था। और ये एक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 प्रोहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेयर वर्क इज ऑफ, कैसा है, काम किस तरह का है, पेरिनियल है, यानी जो आम काम है, लगातार चलने वाला, जिसमें जो रेगुलर वर्कर काम कर रहे हैं, रेगुलर वर्कर, है ना, इस तरह का कुछ काम है, पेरिनियल है। लाइक आप ले लो कि कोल इंडिया, है ना, कोल इंडिया, या कोई और इंडस्ट्री ले लो, बीएसएनएल। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर है बीएसएनएल में, ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ऑपरेटर है ये क्या है, ये ऑपरेटर कैसा है, ये परमानेंट एम्प्लॉय है,
तो इस ऑपरेटर की जगह पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकते हैं क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 इसको प्रोहिबिट करता था कि नहीं रख सकते हो, ठीक है। पेरिनियल, ठीक है, या नेसेसरी फॉर बिजनेस, है ना, नेसेसरी फॉर बिजनेस है, इस तरह का कुछ काम है तो वहां पे नहीं रखा जा सकता। अब क्या किया गया है नए कोड में, बोला कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हो लोगों को, लेकिन उसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि भैया इतने दिन के लिए रख रहे हैं, है ना, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस। अब इसको ग्रेचुटी भी अलाउ की जाएगी। यहाँ पे ग्रेचुटी जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्रेचुटी नहीं थी, लेकिन ये इसको 1 साल का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या फिक्स टर्म एम्प्लॉयर है तो इसको जो है क्या किया गया, इसको ग्रेचुटी का प्राविधान किया गया कि भैया आपको ग्रेचुटी मिलेगी कितने दिन के बाद, 1 साल अगर आपने काम कर लिया तो उस एम्प्लॉयर को इसको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, पेरेनियल और नेसेसरी फॉर बिजनेस वर्क में पहले अप्लाई नहीं होता, यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को नहीं रख सकते हो, अब रख सकते हो, ठीक है। जैसे स्विगी है, ये 11 महीने के लिए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रख सकती है, राइट, रख सकती है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर यहाँ पे समझिए, ठीक है, ये वही चीज हम बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेयर वर्क इज ऑफ पेरिनियल या नेसेसरी फॉर बिजनेस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखा जा सकता। लेकिन ये नया वाला कोड कह रहा है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख सकते हो, ग्रेचुटी 1 साल के बाद देनी पड़ेगी, यहाँ ग्रेचुटी का प्राविधान नहीं था, रिपीटेशन है। अच्छा, अब और दूसरा कोड ये हमने देख लिया पूरा, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सेकेंड कोड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अब इसमें फैक्ट्री बताई गई है कि फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री की डेफिनेशन, है ना। तो फैक्ट्री क्या है, कह रहा है पुराना वाला, ठीक है, यानी पुराने वाले जो लॉज हैं इसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से फैक्ट्री क्या होती है। अब ये फैक्ट्रीज एक्ट को किस में डाल दिया गया, ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में डाला गया है। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से फैक्ट्री वो है जहां पे 10 प्लस वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन 10 प्लस वर्कर कहाँ, जिस इंडस्ट्री में पावर का यूज हो रहा हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा हो और 10 प्लस वर्कर काम कर रहे हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम फैक्ट्री बोल सकते हैं, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब यही जो है कोड कह रहा कि जहां पे पावर नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है, यहाँ पे यही जो नंबर है 10 से 20 प्लस हो जाता है, तब इसको हम फैक्ट्री बोल सकते हैं, समझ रहे हो, तब इसको फैक्ट्री बोल सकते हैं। ये 19 हुआ तो क्या ये फैक्ट्री होगी, 19 हुआ और पावर नहीं है तो क्या ये फैक्ट्री होगी, नहीं होगी, फैक्ट्री नहीं होगी, तो शॉप और शॉप की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। 19 हुआ, यही यहाँ पे ये 9 हो गया तो क्या ये फैक्ट्री होगी, नहीं होगी, ये 10 होगा तभी फैक्ट्री होगी, 10 से ज्यादा, है ना, पावर अगर है तो पावर के साथ 10 प्लस और विदाउट पावर 20 प्लस अगर है तो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएगा। इसी को बढ़ा दिया है, जस्ट डबल कर दिया गया है नए वाले कोड में। तो ये 10 प्लस को 20 प्लस कर दिया गया है और ये 20 प्लस को 40 प्लस विदाउट पावर, 20 वर्कर्स विद पावर, इतना सा समझने की जरूरत है, फैक्ट्री की डेफिनेशन यही है ना। अब इसी कोड में ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, है ना, सॉरी, हजार्डस इंडस्ट्री, जो खतरनाक इंडस्ट्री है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हजार्डस इंडस्ट्री, किसको कवर करती है, ठीक है। तो इसमें भी समझना कि कवरेज क्या है, हजार्डस इंडस्ट्री विद 10 प्लस वर्कर्स, ठीक है, इस कोड के अंतर्गत आते थे, किसके, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो तभी कोई हजार्डस इंडस्ट्री हजार्डस काउंट की जाती थी पहले, जिसमें हजार्डस नेचर का काम हो, पहली बात तो कैसा काम हो, हजार्डस नेचर का काम हो और 10 प्लस वर्कर काम कर रहे हों एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948, तभी इस इंडस्ट्री को हम हजार्डस इंडस्ट्री कह सकते हैं, समझ रहे हो, कि हजार्डस नेचर का काम हो और 10 प्लस वर्कर एटलीस्ट काम कर रहे हों, देन दैट फैक्ट्री एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत ऐसी कंपनी को, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट को, ऐसी फैक्ट्री को हजार्डस इंडस्ट्री कहा जा सकता था। तो दो क्राइटेरिया हैं ये दोनों, 10 प्लस वर्कर होना चाहिए और नेचर कैसा होना चाहिए, हजार्डस होना चाहिए, ठीक है, हजार्डस होना चाहिए, तभी आप हजार्डस इंडस्ट्री इसको कह सकते हो एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट
1948। अब ये कहा भैया ये जो 10 प्लस वाला ये तो बेवकूफ बना रहे हो। अभी मान लो किसी में 5 ही लोग काम कर रहे हैं और वर्क का नेचर हजार्डस है, तो क्या ऐसे स्टैब्लिशमेंट को हम हजार्डस स्टैब्लिशमेंट नहीं कहेंगे? तो इसने क्या किया, ये नंबर वाला जो है इसको हटा दिया, कहा कि टू ऑल इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट विद हजार्डस एक्टिविटी, ये हजार्डस इंडस्ट्री में काउंट होंगी एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। समझ में आ गया? ठीक है, फिर से समझते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में, है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क कहाँ पे प्रोहिबिटेड है? वही बात जो पिछली बार में हमने कही थी कि जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वर्क कोर एक्टिविटीज में, जो रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ किसी कंपनी का है, यहाँ पीछे देखो ना, दोनों जगह आप इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी यहाँ पे देखोगे कि जो है ये एक्ट जो 1970 का है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये प्रोहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जहां पे रेगुलर टाइप का वर्क हो, पेरिनियल वर्क हो और वो बिजनेस के लिए नेसेसरी हो, यानी कोर जो वर्क है, कोर उस कंपनी का जो कोर काम है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिट था। ठीक है, लेकिन नए वाले जो कोड में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसको किया जा सकता है। वही बात तो यहाँ भी कह रहा है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिटेड है कोर एक्टिविटीज में किसी इंडस्ट्री में। कोर एक्टिविटीज यानी पेरिनियल वर्क, ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970। जैसे कोल इंडिया में जो कोल निकालने का काम है, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। अब ये जो है ये कह रहा है भाई ये ठीक है, नया वाला जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी एक्ट है कह रहा है प्रोहिबिटेड इन कोर एक्टिविटीज, ओके प्रोहिबिटेड है मान लिया, लेकिन कुछ चीजों में प्रोहिबिटेड नहीं रहेगा। ठीक है, कहां पे कि ऐसी कोई फंक्शनिंग जहां पे कॉन्ट्रैक्टर का रिक्वायरमेंट है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर रखा जाएगा। अभी डिसाइड कौन करेगा? ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या ऑफिसर जो होगा। ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग वेयर कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर परमिट किया जा सकता है, अदरवाइज प्रोहिबिटेड है। सडन वर्कलोड स्पाइक हो जा रहा है किसी कंपनी में, ठीक है, तब तो कॉन्ट्रैक्टर रखा जा सकता है, ऑब्वियसली रखा जा सकता है। एक्टिविटीज डोंट नीड फुल टाइम वर्कर्स जहां पे है वहां पे भी कॉन्ट्रैक्टर रख सकते हैं, और जगह पे यानी कोर एक्टिविटीज में प्रोहिबिटेड है यहाँ भी। समझ में आया? एडिशनल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्या दिया गया है? ठीक है, ये नए वाले कोड में, ठीक है, ये कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है ये अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्टर या एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स या एस्टेब्लिशमेंट। तो यार वर्कर तो कॉन्ट्रैक्टर भी रख सकता है ना, कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो 100 वर्कर लेके आया, कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको दे रहा है, तो वो जो अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, अब दो तरह के एम्प्लॉयर होते हैं, एक होता है इमीडिएट एम्प्लॉयर, एक होता है प्राइमरी एम्प्लॉयर, है ना। तो समझिए कि किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जरूरत है, तो ये प्राइमरी एम्प्लॉयर कौन है? ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्टर है। ये कुछ पर्सन्स को, लेट से 500 लोगों को हायर किया इसने, तो ये प्राइमरी एम्प्लॉयर तो जिनको हायर किया यही है, लेकिन इसने दे दिया इसको किसको? कंपनी ए, लेट से टाटा को दिया। तो ये टाटा जो है वहां पे जहां पे काम कर रहे हैं वहां तो टाटा है, वहां कॉन्ट्रैक्टर है नहीं, तो उनका इमीडिएट एम्प्लॉयर टाटा है। समझ रहे हो? टाटा है। अब इसमें कुछ प्रोविजंस भी हैं, यानी इनको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो जो पैसा मिलता है तुरंत वो इमीडिएट एम्प्लॉयर देता है, ना कि प्राइमरी एम्प्लॉयर। इमीडिएट एम्प्लॉयर फिर प्राइमरी एम्प्लॉयर के साथ अपना वो सेटलमेंट करता है, वो अलग चीज है, वो हमने बात देखी है पहले, है ना, पहले देखी है, हम फिर देखेंगे, जैसे ईएसआई एक्ट में हम देखेंगे इसको, है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये एडिशनल प्रोविजन है, वही कह रहा है कि अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो प्राइमरी एम्प्लॉयर हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट टाटा की बात करें, इनको दोनों पे जहां पे 50 से ज्यादा वर्कर हो, ठीक है, 50 से ज्यादा वर्कर हो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप रख सकते हो। अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्टर या एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 50 से ज्यादा वर्कर हो। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है अलाउड है। कहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफिसेज में। अब गवर्नमेंट अपना पैसा बचा रही है, लेकिन प्राइवेट में प्रोहिबिट कर रही है ना। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जहाँ पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो, ठीक है, प्रिंसिपल, ये जो इमीडिएट है ना, ये इमीडिएट एम्प्लॉयर जो है ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ना, इमीडिएट, और प्राइमरी एम्प्लॉयर जो है वो ये है, समझना। गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गई
तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, कि बोलेगा भैया कि जहां पे नहीं परमिट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहां पे भी परमिट कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है उस इंडस्ट्री को टू हायर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, राइट। अब ही यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में, ठीक है, वर्क आवर के बारे में क्या कहा गया है, जो काम के घंटे हैं, कितने घंटे काम किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि 9 आवर पर डे मैक्सिमम काम ले सकते हो आप, है ना, यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया, जो पुराना कोड है, पुराने लॉज हैं, उसमें 9 घंटे प्रतिदिन काम ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया भैया 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता है नए वाले कोड में, 9 घंटे नहीं, 8 घंटे का मतलब 8 घंटे। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और चेंज की है, 8 घंटे ले लो, या जो है कितना 6 दिन होता है वीक में, है ना, अब 4 दिन भी ले सकते हो, तो ये 4 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, इसके हिसाब से 4 दिन काम ले लो, और 4 दिन के हिसाब से उन घंटों को डिवाइड कर लो कि 12 घंटे काम ले रहे हो एक दिन में, तो ये भी परमिटेड है नए वाले कोड में, है ना, नए वाले कोड में। लेकिन जो 12 घंटे काम लोगे तो कितना लोगे, ये 4 घंटे, 4 दिन से ज्यादा काम नहीं ले सकते, ये तरीका है। यानी जो एक दिन में काम परमिटेड है एक वीक में, वीक के हिसाब से 8 घंटे पर डे मैक्स आप ले सकते हो, समझ रहे हो, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से है ये, पुराना ये वाला फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से, ठीक है, ये नए कोड के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन आवर्स, अच्छा ये विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ठीक है। तो पहले बोला कि 6 बजे के पहले, 6 बजे के 6 AM के पहले, यानी सुबह के 6 से पहले किसी वुमेन को नहीं बुलाया जा सकता, और 7 बजे के बाद किसी वुमेन को काम पे नहीं रख सकते। यानी जो कोई काम कर रही है कोई वुमेन, तो ये 6 AM के बाद ही इसकी ड्यूटी लगा सकते हो, ठीक है। और 6 AM के बाद काम कर रही है या कभी से भी कर रही है, तो 7 PM के बाद, शाम के 7 बजे के बाद इससे काम नहीं लिया जा सकता। तो जो रिस्ट्रिक्टेड आवर्स है 6 AM है, ठीक है, फॉर मॉर्निंग, एंड 7 PM है फॉर इवनिंग, ठीक है। अब ये क्या कर दिया इन्होंने, कहा भैया ऐसा क्या है, जब इक्वल राइट्स की बात है, इक्वल चीजें हैं, सेफ्टी गारंटी किसकी है, सेफ्टी की गारंटी गवर्नमेंट की है ना, कि क्यों किसी को आप बांध के रखोगे। तो इन्होंने कहा कि भैया सबको अलाउ करो, अलाउड इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑल वर्क टाइप, किसी भी तरह का काम हो, नाइट शिफ्ट भी अलाउ कर दिया सेफ्टी मेजर्स के साथ। अब सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी, भैया सेफ्टी आप गारंटी करो, एम्प्लॉयर गारंटी करे, ये सारा जो रिस्ट्रिक्शन हटा दो, ठीक है। यहां कहा कि 10 PM के बाद और 5 AM के पहले, 10 से 5 तक, यानी 10 बजे की रात से 5 बजे सुबह तक काम नहीं लिया जा सकता, कुछ एक्सेप्शंस में, ये भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं, है ना। नो वर्क बिटवीन, रिस्ट्रिक्टेड आवर्स ये है, नो वर्क बिटवीन इसमें है। शिफ्ट चेंज सिर्फ हॉलीडे पे होता था वुमेन्स के लिए, अब कभी भी शिफ्ट चेंज किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। पहले डिफाइंड ही नहीं था कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर क्या होते हैं, ठीक है, ओल्ड लॉज में। अब ये डिफाइन कर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट में। तो इसमें कहा गया कौन है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, कह रहा है कि ऐसे लोग जिनको रिक्रूट किया गया है फॉर वर्क इन अनदर स्टेट, जो कि 18,000 महीने से कम कमा रहे हों, दूसरे स्टेट में काम करने के लिए रिक्रूट किया गया हो, जिनकी तनख्वाह सैलरी 18,000 रुपए से कम हो, या जैसा कि सरकार डिसाइड करे, और एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें इन्होंने इंक्लूड किया सेल्फ माइग्रेटेड पर्संस को भी, जो काम के लिए माइग्रेट किए हैं, सेल्फ माइग्रेटेड जो हैं, सेल्फ माइग्रेटेड लोग हैं उनको भी, और जिसको किसी एम्प्लॉयर ने रिक्रूट किया है उनको भी, ठीक है, इनको भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर इंक्लूड किया है। तो अगर आप बिहार से या यूपी से दिल्ली आ गए काम करने की तलाश में, ठीक है, तो आप इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर हो। आप यूपी से बॉम्बे गए किसी जो है फैक्ट्री के बुलाने पे, तब भी आप इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर हो, कहने का ये मतलब है। अब ये इंटरस्टेट जो माइग्रेंट वर्कर हैं इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो जहां भी जा रहे हैं किसी भी स्टेट में, अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत उनको पीडीएफ जो है पीडीएस एक्सेस मिलेगा, यानी जो अनाज है। बिल्डिंग सेस फंड बेनिफिट मिलेगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स,
है ना। बिल्डिंग सेस फंड बेनिफिट, जो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर लिख लेना, कुछ कुछ जगहों पे गलती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, है ना। बिल्डिंग सेस फंड बेनिफिट मिलेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर को। पीएफ और इंश्योरेंस इवन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को इनका भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं यहाँ पे हमने डिस्कस की है। अब सोशल सिक्योरिटी फंड, तो सोशल सिक्योरिटी फंड अगर देखा जाए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए था क्या कोई, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए बात कर रहे हैं। ओल्ड लॉ में ऐसा कुछ नहीं था। सोशल सिक्योरिटी फंड जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है, तो ये याद रखना। अदर अपडेट्स की बात करें तो जो पहले का जो एक्ट है वुमेन्स को, यहाँ पे 30+ वुमेन वर्कर हैं तभी क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये इसको क्या कर दिया गया, 50+ वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर हैं, तब क्रेच फैसिलिटी आपको देना, पहले 30 पे ही देना होता था। अच्छा, ये 2017 का जो अपडेटेड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ना, इसमें भी 50 ही है, याद रखना। ठीक है, ये अदर एक्ट में 30 है, ठीक है, 50 ही है। इससे पहले जो है वो 30 रहा होगा। कैंटीन की सुविधा, ठीक है, कि अगर 250 वर्कर अगर पुराने लॉ के हिसाब से देखें तब कैंटीन देना जरूरी था। 250 से ज्यादा लोग हैं तो उस इस्टेब्लिशमेंट में कैंटीन आवश्यक थी। अब इसको जो है घटा के 100 वर्कर्स पे कर दिया गया है। वेलफेयर ऑफिसर कब रिक्रूट किया जाएगा, कब जरूरी है, जिस इस्टेब्लिशमेंट में 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां एक वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है। अब इसको कर दिया कि जहां 250 लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं वहां वेलफेयर ऑफिसर होना आवश्यक है। अब बात करते हैं अपने तीसरे लॉ की। तो हमने 2 लॉज कंप्लीट कर लिए हैं, अराउंड 70% चीजें खत्म कर ली है। सबसे बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ही था। अच्छा, जहां जहां पे 2 जगह मिली है जहां पे मुझे अपडेट करना है, ठीक है, तो वो कर दूंगा। चलिए, ओल्ड और न्यू लॉज की बात करें, कोड ऑन वेजेस की बात हो रही है, कोड ऑन वेजेस। ठीक है, तो ये नया वाला कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 है। और पुराने लॉज कौन कौन से हैं, तो इनकी कवरेज और एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो पहले एक था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, है ना। समझिए, ये कहाँ अप्लाइड होता था, ठीक है, ये अप्लाई होता था शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्यों लिखा गया, इंडस्ट्री क्यों नहीं लिखी गई। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट यानी कोई इंडस्ट्री है दो विद 10,000 वर्कर्स, ठीक है, तो कोई इंडस्ट्री है जहां पे जो हम कह रहे हैं कि 500 वर्कर ही काम कर रहे हैं, लेकिन इनको शिफ्ट वाइज काम करवाया जा रहा है 2 बार, ठीक है, तो इसका शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कितना हो गया, 1000 हो गया, है ना। तो इस वजह से शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट रखा गया। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के हिसाब से, सॉरी, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विद 1000+ वर्कर्स, है ना, यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाई होता था। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाई होता था कि एक ऐसी वेज होगी जिससे नीचे लोगों को वेज नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और ये स्टेट के हिसाब से अलग अलग भी था, है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक, तो ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे जहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उनको वो मिनिमम वेज देना जरूरी था। ठीक है, मिनिमम वेजेस। ठीक है, अब बात करें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या कहता है, 1965 का। तो ये कह रहा है कि ये स्टैब्लिशमेंट पे अलाउड है जहां पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉय जो 21,000 से कम महीना पा रहे हो, 20+ एम्प्लॉयज अर्निंग 21K जो है या उससे लेस और लेस, 21K और लेस, 20+ एम्प्लॉय किसी स्टैब्लिशमेंट है तो वहां पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लग ही जाएगा, पुराने पुराने के हिसाब से। ध्यान से सुनना सारी चीजें, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट कहाँ पे, जहां जिस इंडस्ट्री में शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट 1000+ वर्कर्स का है वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लगता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 कहाँ लगता है, जहां जिस स्टैब्लिशमेंट में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो और वो 21,000 या उससे कम पा रहे हो तो वहां पे उनको बोनस देना जरूरी है, यानी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये कवर करता था एम्प्लॉयज को अर्निंग लेस देन 24,000 अ मंथ, 24,000 से ज्यादा कम जो लोग पाते थे मंथ और लेस, वहां पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लगता था। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी बातें कर ली। अब नए में क्या हुआ है, कोड ऑन वेजेस में भैया कह रहे हैं कि ये जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1000+ वर्कर है वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लगेगा। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको कवर करो, इवन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, कोई नंबर नहीं, इतने एम्प्लॉय कुछ नहीं। ठीक है, नो वेज सीलिंग, ठीक है, 24,000 है, 20,000 है, क्या है, कोई वेज सीलिंग नहीं है फॉर वेजेस एंड बोनस। 21,000 पा रहा है मिनिमम, तो ये सबके लिए क्या है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट
लागू होगा, यानी मिनिमम वेज और मिनिमम बोनस सबको देना ही देना है, ये सबके लिए लागू है, कोई सीलिंग नहीं है। अच्छा, वेज क्या होता है, ठीक है, वेजेस क्या होती हैं, तो वेजेस समझिए कि वेजेस क्या होती हैं। वेज जो होती है आपकी बेसिक सैलरी, ठीक है, तो वेज का पार्ट क्या है, बेसिक प्लस आपका डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, प्लस आपका रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है, लेट से कोई सीजनल इंडस्ट्री है लाइक शुगर केन इंडस्ट्री या जूट इंडस्ट्री, ठीक है, अब यहाँ पे 7-8 महीने का ही काम है, लेकिन एम्प्लॉयर को फिर से एम्प्लॉय ढूंढने में मेहनत लगेगी कि कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा फिर 4 महीने बाद। तो ये जो लोग हैं इनको कुछ पैसे दे देगा, या तो वेज के बराबर, बेसिक सैलरी के बराबर ही दे दे या उससे कम दे, वो उनके बीच का है, तो कुछ पैसे देगा वो उनको रिटेन करके रखने के लिए कि ये लोग भगे नहीं, फिर से जब काम चालू हो तो ये लोग रखें, तो इसको कहते हैं रिटेनिंग अलाउंस, एंड दिस रिटेनिंग अलाउंस इज आल्सो पार्ट ऑफ वेज। तो बेसिक सैलरी, डीए यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, प्लस रिटेनिंग अलाउंस यानी उनको पकड़ के रखने का अलाउंस, ये सारे वेज के तहत आते हैं। क्या क्या नहीं आता है वो दिन, कोई बोनस मिल रहा है, इज बोनस पार्ट ऑफ वेज, तो आंसर इज नो, बोनस इज नॉट पार्ट ऑफ वेज। हाउस रेंट अलाउंस इज पार्ट ऑफ वेज, नो, हाउस रेंट अलाउंस इज नॉट। एम्प्लॉयर की तरफ से जो पीएफ जमा किया जा रहा है, प्रोविडेंट फंड, ये भी वेज का पार्ट नहीं है। कन्वेनियंस अलाउंस, कहीं जाने के लिए एम्प्लॉयर आपको कुछ पैसे दे रहा है, डीजल का खर्चा दे रहा है, यानी अभी स्विगी जोमेटो वाले हैं उनको अगर डीजल का पैसा या पेट्रोल का पैसा मिल रहा है, तो क्या ये वेज का पार्ट है, तो नो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वेज, है ना। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम कर रहा है यानी 8 घंटे का काम है प्लस 4 घंटे ओवर टाइम कर रहा है, तो ये ओवर टाइम में जो पैसा मिल रहा है, क्योंकि परमिटेड आवर तो 8 ही घंटे है ना, इसके ऊपर जो काम कर रहा है वो एक्स्ट्रा कर रहा है अपनी कैपेसिटी के बाहर। गवर्नमेंट का परमिशन 8 घंटे के लिए, लेकिन जो 4 घंटे कर रहा है वो एक्स्ट्रा थकान के साथ कर रहा है, यानी वो एक ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है गवर्नमेंट के हिसाब से, उससे बाहर निकल के वो काम कर रहा है वो इंसान। तो अगर कोई जो है ओवर टाइम कर रहा है, तो ये जो है किसमें, वेज में नहीं आएगी। अच्छा, पहले जो ओवर टाइम का मिलता था वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से था, कहीं पे 1.5 गुना था, कहीं पे 1 गुना था, कहीं पे 1.25 गुना था। अब ये ऑल अराउंड नए कोड के हिसाब से जो ओवर टाइम है, ये आपका जो नॉर्मल सैलरी है उसका 2 गुना है। यानी अगर बेसिक आप जो नॉर्मल सैलरी पा रहे हो, वेज पा रहे हो, वो 10,000 है आपकी 8 घंटे की काम करने के लिए, तो ओवर टाइम में अगर 4 घंटा करते हो तो 10,000 बनेगा। कोई कमीशन मिल रहा है, ग्रेचुटी जो है, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ वेज। रिट्रेंचमेंट पे जो कंपनसेशन मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ वेज, ठीक है, तो समझना। अब रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस है ना, तो मिनिमम वेजेस का रिवीजन, ठीक है, तो कितनी एक मिनिमम वेज होनी चाहिए उसको रिवाइज करना है ना, कि भाई अभी जो है मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट किया 18,000, है ना। अब ये बोला कि 18,000 किया, लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी तो मिनिमम वेज को रिवाइज करना पड़ेगा। तो कहा कि गवर्नमेंट शुड, एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कहा गया है कि गवर्नमेंट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड रिवाइज मिनिमम वेजेस एवरी 5 years। तो इज दिस मैंडेटरी, मैंडेट किया क्या, नहीं, मैंडेट नहीं किया, है ना, मैंडेट नहीं किया, ये कहा कि गवर्नमेंट को रिवाइज करना चाहिए। तो दिस इज लाइक डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा होगा तो वो रिवाइज करेगी, राइट। अब ये जो कोड ऑन वेजेस है, इसने मैंडेट कर दिया है कि भैया 5 साल पे तो रिवाइज करना ही करना है, कुछ नहीं कर सकते, है ना, 5 साल पे रिवाइज करना ही है। अच्छा, एक नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज की भी बात की गई, तो इससे पहले कहीं प्रोविजन नहीं था नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज का, है ना। अब यहाँ कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सेट करना पड़ेगा, क्या है, नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज। लेट से कि 200 सेट कर दिया, एक दिन का 200, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी यूनियन टेरिटरी, कोई भी इस जो मिनिमम 200 रुपया है नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज, इससे कम डेली की तनख्वाह नहीं दे सकता। यानी दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, जिससे नीचे नहीं दिया जा सकता, समझ गए। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम लिमिट, बट, तो ये मिनिमम है ना, यहाँ टर्म मिनिमम है, जैसे एमआरपी हम पढ़ते हैं, एमआरपी तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन कभी मिल जाए आपको, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो इस पे आप बार्गेन कर सकते हो, है ना, ये मैक्सिमम रिटेल है, तो इस पे आप बार्गेन कर सकते हो, और जो आपका शॉपकीपर है वो इससे कम रेट पे बेच सकता है।
तो इसी तरह से यहाँ पे नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज है, इससे नीचे नहीं दिया जा सकता। तो नीचे नहीं दिया जा सकता तो क्या ऊपर दिया जा सकता है? यस, बट कैन सेट अबव, ठीक है, इससे ऊपर रखा जा सकता है। डिफरेंट स्टेट जो है इससे ऊपर जो है अपने हिसाब से जो है फ्लोर वेज रख सकते हैं। डिफरेंट फ्लोर वेज कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट स्टेट और रीजन, स्टेट के हिसाब से वो चाहते हैं तो ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते। अब ओवर टाइम की हमने अभी बात की थी कि यूनिफॉर्म नहीं थी स्टेट के थ्रू, अब सबको ओवर टाइम क्या है, जो नॉर्मल सैलरी उसका 2 गुना देना है, ठीक है। अब बात करते हैं जेंडर पैरिटी, कोड और वेजेस की बात में बात करें तो जेंडर पैरिटी, तो इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 के हिसाब से ये डिस्क्रिमिनेट करता था, प्रोहिबिट कर, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता था। डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट? वुमेन्स के अगेंस्ट। वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता था वेज में, यानी वेज जो है मेल या फीमेल को कम ज्यादा नहीं मिल सकती। रिक्रूटमेंट में, ट्रांसफर में और प्रमोशन में यहाँ पे कहता था कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976। तो ये 4 चीजें हैं। ये कोड ऑन वेजेस ने क्या किया कि भैया ये सब जगह पे कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन एवरी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो पैरिटी आप मेन और फीमेल में अलग अलग रखते हो ये नहीं रखी जा सकती, यानी दोनों को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। और ऐसे तीनों को, थर्ड जेंडर भी तो है अपने पास, ठीक है, सबको आपको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, पैरिटी रखनी पड़ेगी। नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी जेंडर, राइट। अब बात करते हैं क्लेम पीरियड, लाइक कोई बोनस है या वेज है या सैलरी है या कंपेंसेशन है आपको नहीं मिला या एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, तो पहले ये 6 महीने से लेके 2 साल तक क्लेम किया जा सकता था, अब ये अप टू 3 इयर्स तक क्लेम किया जा सकता है, 3 साल तक, ठीक है। अब आखिरी और अंतिम वाला अपना कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। यहाँ पे बहुत सी चीजें हमने पढ़ रखी है, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है, तो ओल्ड लॉ के हिसाब से ये जो कोड ऑन जो सोशल सिक्योरिटी के मामले थे ये वेरी करते थे स्टेट टू स्टेट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है जिनको एम्प्लॉय करता था, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ये नहीं काउंट करते थे। काउंट करते थे क्या? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं काउंट करते थे। यानी जो पुराने एक्ट हैं उनके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, इनको जो सोशल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है इनके बेनिफिट नहीं मिलते थे, है ना, पुराने लॉज में, ठीक है। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड इंटरस्टेट माइग्रेंट है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड इंटरस्टेट माइग्रेंट है, यानी कोई बिहार से आके दिल्ली में पान मसाला बेच रहा है या कुछ और कर रहा है, ठीक है, इनको भी एक्सक्लूड करके रखता था। अब ये जो आपका नया वाला कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है इसने सबको क्या किया? इंक्लूड कर दिया, इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी ले आया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कोई है तो उसको भी सोशल सिक्योरिटी नेट में डाला गया, ठीक है। ये सारी चीजें की गई हैं। अच्छा, अब गिग के पे बात करें कि क्या चेंजेस हुए हैं गिग इकोनॉमी में, या गिग उसमें गिग बेस्ड वर्कर जो हैं उनके लिए क्या प्रोविजन गवर्नमेंट लेके आई है इनटू द न्यू कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो पहले तो कहीं पे डिफाइंड ही नहीं था कि गिग वर्कर होता क्या है। अभी इसको जो आपका न्यू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है इसको डिफाइन किया गया कि गिग वर्कर क्या होते हैं, ठीक है, डिफाइन किया, ठीक है, इनकी डेफिनेशन दी, ठीक है। और बोला कि भैया एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाते हैं एंड एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, किसके लिए? फॉर द बेनिफिटमेंट ऑफ द गिग वर्कर्स। और बोला कि आधार लिंकेज मैंडेटरी करो ताकि इनको डीबीटी के थ्रू बेनिफिट्स आराम से मिल सकें। बोला क्या कि एग्रीगेटर जो है, एग्रीगेटर कौन है? एग्रीगेटर इज एन मिडल मैन, है ना, एग्रीगेटर यानी ये प्लेटफॉर्म है ना, ये एग्रीगेटर क्या है? ये प्लेटफॉर्म है। और गिग वर्कर क्या है? गिग वर्कर्स कौन से हैं? इस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले, वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब समझ लिया कि लेट से कि राम इज एन गिग वर्कर हु इज वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जोमेटो,
ठीक है। तो जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे राम काम कर रहा है, तो राम परमानेंट एम्प्लॉय जोमेटो का नहीं है, तो ये गिग वर्कर है ना, गिग वर्कर है किस पे, एग्रीगेटर जोमेटो पे। तो एग्रीगेटर यही प्लेटफॉर्म है जिसको हम एग्रीगेटर कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेटर को बोला कि कंट्रीब्यूट करना है, जो इसका एनुअल टर्नओवर है उसका एटलीस्ट 1 to 2%। कहाँ पे, ये सोशल सिक्योरिटी फंड में, है ना, सोशल सिक्योरिटी फंड में। और बोला गया कि मैक्सिमम 5% ऑफ वर्कर पेमेंट तक वो कर सकता है, यानी हाँ, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक वर्कर का जो 5% का पेमेंट है मैक्सिमम उतने तक कर सकता है, 1 से 2% उम्मीद की गई है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि एग्रीगेटर क्या है। एग्रीगेटर जैसे कि जोमेटो, रैपिडो, उबर, ओला, है ना, दीज आर द एग्रीगेटर्स। अब इन पे जो डिलीवरी बॉयज हैं, डिलीवरी बॉयज, ये कौन है, दीज आर द गिग वर्कर। और इंडिया में गिग इकोनॉमी बहुत तेज से बढ़ रही है, इसलिए इनको जो है सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में लाना बहुत जरूरी था। इसलिए सोशल सिक्योरिटी फंड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, आधार लिंकेज मैंडेटरी किया। बोला गया कि एनुअल टर्नओवर का जितने भी ये एग्रीगेटर्स हैं एटलीस्ट 1 से 2% वो कंट्रीब्यूट करेंगे इनटू द सोशल सिक्योरिटी फंड, सो दैट बेनिफिट कैन रीच टू द दीज गिग वर्कर्स, है ना। तो इंडिया की ये इकोनॉमी बहुत तेज बढ़ रही है। अच्छा, अब ये देखिए कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कौन कौन होगा। तो कह रहा है कि भैया 5 जो है एग्रीगेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे एटलीस्ट, कि एक जोमेटो भेज दे, एक ओला भेज दे, एक उबर भेज दे, एक और कौन भेज दे, एक रैपिडो भेज दे, एक जो है, एक कौन भेज दे भाई, और भी एक जो है फ्लिपकार्ट भेज दे। फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी सेक्शन है वो, है ना, यानी ई कार्ड, ई कार्ड भेज दें। अब ये जो गिग वर्कर के 5 रिप्रेजेंटेटिव, एटलीस्ट जो गिग वर्कर्स हैं इनके 5 रिप्रेजेंटेटिव, 5 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, तो 15 लोग ये हो गए, और एक जो है डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, ESIC का डीजी। तो टोटल 16 लोग होंगे इसमें मेंबर, इसमें नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में 16 मेंबर होंगे। अब बात करते हैं ग्रेचुटी की। पहले 5 साल की सर्विस जरूरी थी, है ना, जरूरी थी। अभी भी ये 5 साल की सर्विस जरूरी है ना। 5 साल की सर्विस का कोई वो नहीं किया है ना। 5 साल सर्विस तब भी थी, 5 साल सर्विस अभी थी। पहले जो फिक्स टर्म वर्कर्स होते हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जिनको एक निश्चित समय के लिए रखा गया है, इनको ग्रेचुटी का कोई प्राविधान नहीं था। अब ये कहा गया कि 1 साल का सर्विस अगर कर ले रहा है फिक्स टर्म वर्कर, तो ये एलिजिबल हो जाता है फॉर ग्रेचुटी। इस्टेब्लिशमेंट कहा गया कि 10 से ज्यादा लोग जिनके पास हैं उन पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 लागू होगा। अब बोला कि 5 ईयर ऑफ सर्विस अनचेंज्ड है फॉर रेगुलर वर्कर, जर्नलिस्ट के लिए 3 साल। अब ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ये वाला प्रोविजन हटा दिया गया, है ना, समझ गए। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब बात करते हैं ESI की। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट वो ESI बेनिफिट जो होता है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी पहले था किसके लिए, एज पर द ESI एक्ट, जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वर्कमैन वर्कर्स हों, ESI एक्ट 1948 के तहत। अब ये बोला कि भैया 10 से ज्यादा वर्कर पहले जहाँ पे हैं वहां पे ये मैंडेटरी था, इसको नहीं चेंज किया, छेड़ा नहीं है, कि मैंडेटरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद 10+ वर्कर्स, वहां पे जो है आपको ESI बेनिफिट देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट देना पड़ेगा जहां पे 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। यहाँ पे नया जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, इसमें बोला कि ठीक है 10 से ज्यादा वाला प्रोविजन रखो, लेकिन जो अगर कोई एम्प्लॉयर वॉलंटरीली, जिसके पास 8 ही लोग हैं या 5 ही लोग काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहता है फॉर ESI बेनिफिट्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है स्टेट इंश्योरेंस के बेनिफिट के लिए, तो वो कर सकता है। ठीक है, पहले हजार्डस इंडस्ट्रीज में नहीं था। ठीक है, अब ये हजार्डस इंडस्ट्रीज में यहाँ पे 10+ वर्कर की भी जरूरत नहीं है, इसमें कर दिया क्या, रिगार्डलेस ऑफ वर्कर काउंट। हजार्डस इंडस्ट्री में पहले था लेकिन वहां पे काउंट था 10+ एम्प्लॉयमेंट का, 10+ एम्प्लॉय का। अब ये हजार्डस इंडस्ट्री में
अगर 5 भी हैं, 1 भी है, ठीक है, तब भी ये एम्प्लॉयमेंट जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसके बेनिफिट देने पड़ेंगे, ठीक है, वहां पे ये अप्लाई करेगा हजारडस एस्टेब्लिशमेंट में, रिगार्डलेस ऑफ एम्प्लॉय काउंट, राइट। अब मैटरनिटी बेनिफिट की बात करते हैं, है ना। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1952, है ना, ये पुराना है, 2017 में ये अमेंड हुआ था, ये याद रखना। तो पहले बताया गया ये ये क्या है मैटरनिटी बेनिफिट, ये डिफाइंड डिफाइंड दोनों में है, डिफाइंड है ना, यहाँ से ये हटा देना, ठीक। मैटरनिटी बेनिफिट में चलिए क्या है मैटरनिटी बेनिफिट में, तो बोला कि जो आपका 2017 वाला एक्ट है ना, जो अब मैं शुरू से ही बेसिक से बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे हमको मिल जाएगा, समझा रहा हूँ मैटरनिटी बेनिफिट पूरा ढंग से। हाँ, एग्जिट कहाँ से होंगे यार, फालतू में आ गए। यहाँ पे हम मैटरनिटी बेनिफिट देखते हैं, 1 सेकेंड ना, इसके पास में होता है। जो ओरिजिनल एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, है ना, जो ओरिजिनल है शायद 1948 है या 52 है, एक बार देख लेना। उसके बाद 2017 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, अभी हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड आ गया है। ये 3 आपको चीजें पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है कितने 18 सप्ताह की, नहीं 12 सप्ताह की जो है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो इसको मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिलती थी 12 सप्ताह की, यहाँ पे इसको 26 कर दिया गया, 26 कर दिया गया, है ना, वुमेन को जो काम कर रही है, ठीक। यहाँ पे इसको एज इट इज रखा गया है 26, है ना, कुछ चेंज नहीं किया गया है, समझिए 26 वीक ही रखा गया है। अब इसमें 12 में कह रहे हैं कि जो बच्चा होने से पहले 6 वीक का ले लो, बच्चा होने के बाद में 6 वीक का ले लो, पहले ये प्राविधान था। 2017 में इसी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अमेंड करके बोला कि 8 वीक का पहले ले लो, या 6 वीक का, 8 वीक का, हाँ 6 वीक का पहले ले लो, या बाकी का जो रिमेनिंग है वो बच्चा होने के बाद में ले लो, ये प्रोविजन है ना, इसको एज इट इज रखा गया है, नो चेंज, ठीक है। अब जो है कुछ नई चीजें आई, क्या है वो नई चीजें, यहाँ पे कमीशनिंग मदर, एडॉप्टिव मदर, ये 2017 में ही आई है शायद, ठीक है, प्लस ऐसी वुमेन जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 2 प्लस चिल्ड्रंस हैं, यानी 2 बच्चों तक आपको 26 वीक की लीव मिलेगी, ठीक है। इनको कितना मिलेगा, इनको 12 सप्ताह की लीव मिलेगी, 12 वीक्स की। अब यहाँ समझना कि ये कमीशनिंग मदर कौन है, तो कमीशनिंग मदर इज हु, जो कि एम्प्लॉई है कहीं पे, और जिसने जो है क्या है सरोगेट हायर की है, तो कमीशन किया है किसी वुमेन को टू प्रोड्यूस हर बेबी, राइट, तो ये कमीशनिंग मदर है। अब जिस दिन ये वुमेन जो बी है, जो सरोगेट है, इसको बच्चा दे देगी ओरिजिनल मदर को, उस दिन से ये वीक जो है लीव काउंट हो जाएगी, उस दिन से 12 वीक का सी कैन टेक लीव। अब वो कोई मदर अडॉप्ट करती है, तो जिस दिन उसको कस्टडी मिलती है बच्चे की, इस दिन के बाद से ये 12 वीक की मैटरनिटी बेनिफिट लीव ले सकती है, ठीक है। और जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको 12 वीक की लीव मिलेगी, और 2 से कम है तो 26 वीक की लीव मिलेगी। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे समझी हैं, ठीक है। आते हैं अपने मेन स्लाइड पे, है ना, मेन स्लाइड पे, यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए यह वही चीज दिया हुआ है, ये फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ सर्विस हटा दीजिए यहाँ पे, है ना, ये डिफाइंड भी हटा देना। चलिए, तो मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पे बताया फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन 26 वीक की, देयर आफ्टर 12 वीक की मैटरनिटी बेनिफिट लीव लिया जा सकता है, अप्लाइड टू एस्टेब्लिशमेंट विद 10 प्लस वर्कर एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, जहाँ पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और ये 2017 में ही जो है मेडिकल बोनस 3500 का
दिया गया। पहले ये 25 रुपए होता था, है ना, 3500 का मेडिकल बोनस। और कहा गया कि जिनके पास मतलब ये मैटरनिटी बेनिफिट खत्म होने के बाद जो वुमेन्स आती हैं जिनके पास बच्चा है, उनको एटलीस्ट 2 इंटरवल्स देने हैं। 2 इंटरवल्स काम कर रही हैं, 26 वीक की लीव खत्म हो गई और आ रही हैं, तो एटलीस्ट नॉर्मल लोग को ये 1 इंटरवल मिल रहा है, तो सी हैज द राइट फॉर 2 इंटरवल्स। अब ये देखिए कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में क्या बदलाव हुआ है। 2017 वाला भी लेटेस्ट है, याद रखना, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना वाला उससे पहले का है, तो आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमने जो एक्सप्लेन किया वहां पे जाके देख सकते हो। लीव पीरियड जो है इसको अनचेंज रखा है, यानी 26 का 26 वीक है। प्रोविजन फॉर एडॉप्टेड एंड कमिशनिंग मदर्स 12 वीक लीव आफ्टर कस्टडी, ठीक है। तो ये है मेडिकल बोनस और इंटरवल अनचेंज है। क्रेच फैसिलिटी 50 प्लस वर्कर्स हैं अगर वुमेन है, तो ये 2017 वाले में भी था। और उसको क्रेच में जाने के लिए जो पालना है वहां जाने के लिए, यानी उसको मिल्किंग करने के लिए, लैक्टेशन के लिए 4 विजिट्स अलाउड है प्लस 2 इंटरवल। आफ्टर लीव पीरियड सी कैन वर्क फ्रॉम होम, लेकिन ये डिपेंड करता है, जो आपका ये मैटरनिटी बेनिफिट लीव खत्म हो जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो वुमेन है उसके निगोशिएशन पे, प्लस वहां पे काम वर्क फ्रॉम होम लायक है कि नहीं इंडस्ट्री टाइप, और इनके रिलेशन पे। तो ये कंप्लीटली इस पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज ऑल ऑफ ऑल दीज कंपैरिजंस जो हमने कोड्स के बीच में देखे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट था। अभी भी जो है मैं फिर से एक बार आपको बताऊं कि जो हमारा ये प्रोग्राम है अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम अपने सारे एंगल्स को, सारे एरियाज को एटलीस्ट ट्वाइस या एक बार विजिट कर सकते हैं। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है, और एटलीस्ट 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। फॉर दैट हमारा प्रोग्राम फॉर ईपीएफओ कंप्लीट जो प्रोग्राम है सिर्फ 999 में है, इन विच यू विल गेट कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स थ्रू ऑफ थीमेटिक टॉपिक विद डिस्कशन। डिटेल डिस्कशन है ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा सब जो है डिस्कशन का, ठीक है। क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, साथ में 2000 प्लस क्विजेज मिलेगा। तो ये है प्रोग्राम का पार्ट। यू कैन ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जितना देर होगा उतनी दिक्कत होगी। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।